morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting chapter number 3 and its name is data handling. ये जो चैप्टर है आपने अपने प्रीवियस क्लास 6 में भी पढ़ा था. उसमें आपने सीखा था कि डाटा होता क्या है, डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, डाटा को कलेक्ट करने के बाद उससे अगर आपको ईजीली और फास्टली इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप उसे टेबुलेट करते हो. टेबुलेट का मतलब टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हो. चाहे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ या और भी बहुत तरह की टेबल होती हैं वो बना लो, या आप कोई बार ग्राफ बना लेते हो उससे. तो ये सब जो अरेंजमेंट है ना, हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं, चाहे टेबल की फॉर्म में, चाहे बार ग्राफ की फॉर्म में, या कोई चार्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह आगे आप पढ़ोगे कि क्या होते हैं. तो जब भी हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं ना डाटा की, ताकि हमें एक फ़ास्ट वे में या फिर इजी वे में इंफॉर्मेशन मिल सके, तो वो होता है डाटा हैंडलिंग. कि आप डाटा को हैंडल किस तरह से कर रहे हो, आप उसे रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम रीड करेंगे कि डाटा होता क्या है, डाटा की डेफिनेशन क्या है. तो देखो, इंट्रोडक्शन में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा दैट इज़ अबाउट डाटा, कि डाटा होता क्या है. तो देखो, ए डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गेट सम इंफॉर्मेशन. डाटा क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, मतलब एक नंबर्स का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं. डाटा में क्या होता है? बहुत सारे नंबर्स होते हैं. गैदर्ड मतलब उन नंबर्स को इकट्ठा किया जाता है. गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना. ए डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स. डाटा जो है वो एक नंबर्स का कलेक्शन है, उसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसे गैदर किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है. कि नंबर्स को हम इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें क्या मिल सके, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके. जैसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते होगे, जब आप स्कूल जाते हो तो आपके फर्स्ट लेक्चर में टीचर आपकी अटेंडेंस लेते हैं ना, तो एक तरह से क्या किया जा रहा है, एक डेटा ही तो कलेक्ट किया जा रहा है हर बच्चे का, कि वो किस दिन आया है, किस दिन नहीं आया. अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे बाद में एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें कि कौन सा बच्चा रेगुलर था, कौन सा बच्चा इरेगुलर था. ठीक है, तो डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, जिसे क्यों इकट्ठा किया जाता है? ताकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके. वैसे ही आपने देखा होगा कि जब भी टीचर्स आपके टेस्ट लेते हैं, क्लास में जो भी टेस्ट होता है, तो जो टेस्ट में जो मार्क्स होते हैं उन्हें नोट किया जाता है ना, तो वो भी एक तरह से क्या है? डेटा ही तो है. आपके मार्क्स को टीचर रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई रजिस्टर पर या फिर किसी और चीज़ पर, नोटबुक पर. क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ताकि उनसे टीचर को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके. अब वो मार्क्स रिकॉर्ड करने से टीचर को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? आपकी परफॉर्मेंस की तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है, बुरी है, उसमें सुधार आया है या नहीं आया, या फिर आप पहले से भी डाउन हो गए हो. तो डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, ताकि आपको कुछ क्या मिल सके, उससे इन्फॉर्मेशन मिल सके. जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी कई बार डेटा कलेक्ट करने के लिए आते हैं. वो आपसे पूछते हैं कि आपके घरों में कितने मेंबर्स हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे, इस एज ग्रुप वाले कितने पर्सन हैं, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप वाले कितने पर्सन हैं. वो भी क्या करें? एक तरह से डेटा ही तो कलेक्ट कर रहे हैं. अब उस डेटा से उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? उनसे ये पता चलेगा कि सपोज़ करो फतेहाबाद है, अब वहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाता है नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स के बारे में, कि आपकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं. तो वो क्या करेंगे? आपके घरों में आकर आपसे पूछेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं. तो इस चीज़ से उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? उन्हें ये पता चलेगा कि फतेहाबाद में एक पर्टिकुलर जगह में कितने तो न्यूक्लियर फैमिली वाले हैं, कितने बिग फैमिली वाले हैं, कितने जॉइंट फैमिली वाले हैं. आपके फैमिली स्टेटस का उन्हें पता चलेगा. तो ठीक है, डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, जिसे इकट्ठा क्यों किया जाता है? ताकि कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके. अगर सपोज़ करो आपकी क्लास में आपको टीचर बोलें कि सभी बच्चों की हाइट नोट कर लो, तो आप एक तरह से क्या कर रहे हो? हाइट के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना. अब उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? तो उससे आपको मे बी ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि एक बच्चे की जितनी नॉर्मल हाइट होनी चाहिए, क्या उतनी आपके क्लास में बच्चों की है या नहीं है, कहीं उससे कम तो नहीं है या उससे ज़्यादा तो नहीं है. ठीक है, तो डेटा क्यों कलेक्ट किया जाता है?
टू गेट सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपने इंट्रोडक्शन में राइट करनी है। ठीक है, डेटा की। अब आपने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्यों ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना क्यों ज़रूरी है, डेटा की हैंडलिंग ज़रूरी क्यों है, क्यों हम उसे कई बार टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, कई बार बार ग्राफ बना देते हैं या पाई चार्ट बना देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। तो देखो, सपोज करो आपकी क्लास में यानी क्लास 7 में 10 बच्चे हैं और आपका एक हुआ टेस्ट। तो 10 बच्चों के जितने जितने मार्क्स आए हैं टीचर ने इस तरह से नोट कर लिए। ठीक है भाई, पहले बच्चे के 23 आए हैं, सेकंड बच्चे के 35 और थर्ड बच्चे के 48, इस तरह से मार्क्स टीचर ने कलेक्ट कर लिए। अगर ये मार्क्स किसी और को दिखाए जाए, क्या ये डेटा इजी टू अंडरस्टैंड है, क्या ये समझने में इजी है। इससे देखो पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही हमें कि किस बच्चे के कौन से मार्क्स हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस बुरी है, कुछ पता नहीं चल रहा हमें। तो ये जो डेटा है ना ये अधूरा है अभी तक, तो इसे अरेंज करना भी ज़रूरी होता है ताकि वो डेटा क्या हो सके, इजी टू अंडरस्टैंड हो सके, मतलब समझने में हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, टेबल की फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो ये मार्क्स किस तरह से टेबल की फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, देखो इस तरह से एक टेबल बनाई जा सकती है जिसमें बच्चों के यहाँ पर रोल नंबर्स लिखे हों, फिर नेम लिखे हों, फिर क्या बताया गया हो कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं और कितने में से हैं। तो ऊपर क्या लिखा हमने, मार्क्स आउट ऑफ 50। देखो वहाँ पर तो हमें ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये मार्क्स हैं कितने में से, किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, कितने में से हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसको जब डेटा को हमने टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया तो कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया है डेटा, कितने अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है इसमें कि अजय का रोल नंबर क्या है, 1 है, अजय के मार्क्स 50 में से कितने हैं, 23 हैं। रोल नंबर 2 जो कि अरमान है उसके मार्क्स 50 में से 35 हैं, आशीष के 48 हैं, दीप्ति के 30, फैज़ान के 25। तो देखो डेटा को अरेंज करने के कारण ये कितना ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। तो डेटा की ऑर्गेनाइजेशन यानी डेटा को हैंडल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि डेटा को कलेक्ट करना होता है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा होता क्या है और डेटा की हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करना एक प्रॉपर वे में क्यों ज़रूरी होता है, ताकि हमें जो डेटा से इंफॉर्मेशन चाहिए ना वो हमें फास्ट और इजी वे में मिल सके, जल्दी से जल्दी और इजीली हमें इंफॉर्मेशन मिल सके उस डेटा से। इसलिए हम डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे डेटा की क्या करते हैं, हम हैंडलिंग करते हैं। चाहे उसे हम टेबल बना दें, चाहे उसे बार ग्राफ बना दें, चाहे उसे पाई चार्ट वगैरह कुछ भी बनाएं, तो डेटा की हैंडलिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पॉइंट होगा मीन या फिर एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन भी बोल देते हैं। ये जो तीनों नेम है ना ये एक ही चीज़ के हैं, चाहे आप मीन बोल दो, चाहे एवरेज बोल दो या फिर अर्थमेटिक मीन बोल दो। ठीक है, अब ये चीज़ होती क्या है, तो देखो मीन के बारे में देखते हैं कि मीन होता क्या है। सपोज करो एक बच्चा है आशीष, ठीक है, उसके सेमेस्टर वन में 5 टेस्ट हुए हैं टोटल। ठीक है, आशीष के सेमेस्टर 1 में कितने टेस्ट हुए हैं, 5 टेस्ट हुए हैं। तो पहले टेस्ट में उसके आए हैं 70 मार्क्स, सेकंड टेस्ट में आए हैं उसके 50, थर्ड में 40, फिफ्थ में 30 एंड फिफ्थ में आए हैं उसके 30 मार्क्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी एवरेज परफॉर्मेंस कितनी रही है, एवरेज परफॉर्मेंस, इस एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो एवरेज मार्क्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर तो मार्क्स है ना ये सभी के सभी, तो एवरेज मार्क्स बोला जाएगा इन्हें। अगर हाइट होती तो एवरेज हाइट बोलते। ठीक है, तो ये एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो एवरेज एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन सभी को रिप्रेजेंट करेगी। एक वैल्यू आपने फाइंड करनी है जो इन सभी मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दे। तो वो एवरेज निकाला कैसे जाता है,
देखो एवरेज निकालते कैसे हैं, जैसे कि हमें एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो इन सभी मार्क्स का टोटल करो पहले। 70 + 50 120, 120 + 40 160, 160 और ये टोटल कितने हैं 60 है ना, 30 + 30, तो 160 + 60 कितने हो गए 220 हो गए। ठीक है, अब ये जो इसके टोटल मार्क्स हैं ये कितने टोटल उसके टेस्ट में आए हैं, 5 टेस्ट के मार्क्स हैं ना उसके, 1 2 3 4 5, तो मुझे क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए ना। तो ये जो इसके टोटल मार्क्स है ना 120, मैं इन्हें 5 ग्रुप में इक्वल बांट दूंगी, क्योंकि ये 5 टेस्ट हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो इस 120 को जो कि टोटल मार्क्स हैं इसको 5 ग्रुप में बराबर बांट देंगे, जिससे कि आपको एक सिंगल वैल्यू मिल सके और उसकी एवरेज परफॉर्मेंस का आपको पता चल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, तो 5 टेस्ट के मार्क्स हैं, टोटल 120 हैं, तो इसको 5 बराबर ग्रुप में बांटने के लिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। तो देखो 5 1 = 5, 5 4 = 20 एंड 5 4 = 20। तो यानी अगर हम आशीष की एवरेज परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं तो उसके हम ये कह सकते हैं कि लगभग हर टेस्ट में उसके कितने हैं 44, ये उसकी सेंट्रल टेंडेंसी है। उसके मार्क्स इससे थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू मान ली मैंने उसकी 44। आशीष की जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो कितनी मानी जाएगी, 44 मानी जाएगी। देखो अगर मैं सभी में उसके 44 मान लूँ, इस टेस्ट में भी 44, इसमें भी 44, इसमें भी 44, इसमें भी 44, स्टिल उसका टोटल 220 बन रहा है। देखो यहाँ पर टोटल किया तो 220 बन रहा था ना, यहाँ पर भी उसका टोटल 220 बन रहा है। पर मैंने किया क्या, ये देखो अगर आशीष को बताने हो किसी को मार्क्स की उसकी एवरेज परफॉर्मेंस है कितनी, तो उसको ये इतनी सारी वैल्यू याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा ना, अगर उससे कोई पूछ ले कि आपकी एवरेज परफॉर्मेंस कितनी है, तो क्या ऐसे बताएगा, पहले में मेरे 70 आए हैं, सेकंड में मेरे 50 आए हैं, थर्ड में 40, फोर्थ में 30 एंड फिफ्थ में 30। ये तो बहुत मुश्किल है। तो पूछा क्या जाता है एवरेज परफॉर्मेंस कितनी है, मतलब लगभग कितना स्कोर कर लेते हो, तो वो कैसे निकालेगा, टोटल करेगा इन सभी का। ये उसके टोटल कितने में आए हैं, 1 2 3 4 5 में आए ना, तो टोटल को उसने 5 ग्रुप में बराबर बांट दिया, मतलब 5 से डिवाइड कर दिया। तो हर किसी को रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करेगा, 44 करेगा। तो हर किसी को रिप्रेजेंट क्या करा है, 44। अब देखो इनका टोटल करके देखो, स्टिल 220 बन रहा है। देखो यहाँ पर 44 को 5 बार प्लस करने की बजाय, मुझे सम ही चाहिए ना, 5 बार प्लस करने की बजाय मैंने क्या कर लिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखो अभी भी इनका टोटल क्या बन रहा है, 220 बन रहा है। लेकिन अब आशीष को अपनी एवरेज परफॉर्मेंस पता चल गई कि लगभग उसके एवरेज कितने बन रहे हैं मार्क्स, 44 ही बन रहे हैं, यानी उसे इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है। ठीक है, तो एवरेज या फिर मीन या फिर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होता है सभी वैल्यूज़ का या फिर सभी ऑब्जर्वेशन का। जैसे ये सभी मार्क्स हैं, मैंने एक वैल्यू फाइंड कर ली ना जो इन सभी को रिप्रेजेंट कर दे, क्या थी 44। स्टिल उनके सम में तो चेंज नहीं आया ना, यहाँ पर सम कितना था 220, यहाँ पर भी कितना है 220। ठीक है, तो एवरेज या फिर मीन या फिर अर्थमेटिक मीन होता क्या है, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सभी ऑब्जर्वेशन को क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। अगर मैं आपको कह दूँ, देखो इस बात से कंफ्यूज मत हो ना कि मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन एक ही बात है, चाहे मैं मीन बोल दूँ, चाहे एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये एक ही चीज़ है। तो सपोज़ करो मैं आपको बोल रही हूँ कि क्लास में 5 बच्चे हैं, मैंने एक बच्चे को तो दे दिए 3 रुपीज़, दूसरे बच्चे को दे दिए 4 रुपीज़, तीसरे बच्चे को दे दिए 5 रुपीज़ एंड फोर्थ बच्चे को दे दिए मैंने 1 रुपी एंड फिफ्थ बच्चे को दे दिए 2 रुपी। ठीक है, अब ऐसे तो इन 5 में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने हर किसी को अलग अलग दिए, किसी को ज़्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए, है ना। मुझे क्या करना चाहिए था, इन सभी को बराबर देने चाहिए थे ना। मुझे क्या चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन सभी में क्या हो जाए, बराबर बंट जाए। तो यहाँ पर बराबर बांटने के लिए देखो क्या होता है,
मीन या फिर एवरेज का यूज़ किया जाता है। तो मीन या फिर एवरेज निकाला कैसे जाता है, सभी वैल्यूज़ का सम। देखो इनका भी मैंने क्या किया था, सम ही किया था ना, जो कि क्या आया था 220। तो मैंने जो इनको दिए हैं ना रुपीज़, मैं इनसे वापस ले लूँगी, तो इनका टोटल कितना बन जाएगा जब मेरे पास वापस आ जाएंगे, तो इनके टोटल कितने हो जाएंगे। देखो मेरे पास कितने टोटल रुपीज़ आ जाएंगे, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15। मेरे पास 15 रुपीज़ आ गए ना। अब ये जो 15 रुपीज़ आए हैं, मैं चाहती हूँ कि इन पांचों बच्चों में वो बराबर बराबर बंट जाए। तो 1 2 3 4 5 में बांटने हैं ना ये टोटल 15 रुपीज़। तो मैंने 15 को क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। ये मैं क्या निकाल रही हूँ, एवरेज निकाल रही हूँ इनका, कि एवरेज हर बच्चे को मिलना कितना चाहिए। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3। तो हर किसी को कितना मिलेगा, 3 3 मिलेगा। ठीक है। तो एवरेज, मीन या फिर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। अब सपोज करो मेरे पास 3 कंटेनर हैं, एक ये है, एक ये है बी और एक ये है सी। इसमें 20 लीटर मिल्क है, इसमें 60 लीटर मिल्क और इसमें है 10 लीटर मिल्क। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो अलग अलग, देखो अलग अलग क्वांटिटी में मिल्क है ना तीनों कंटेनर में, ए में 20 लीटर है, बी में 60 लीटर और सी में कितना है 10 लीटर। मैं चाहती हूँ कि इन सभी में बराबर बराबर मिल्क डाल दिया जाए। रहे तो टोटल तो इतना रहे, 60 + 20 80, 80 + 10 90, 90 लीटर ही टोटल मिल्क रहे, लेकिन उन्हें क्या कर दिया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इक्वल पार्ट्स में। मतलब तीनों कंटेनर में बराबर बराबर आ जाए। एक सिंगल वैल्यू चाहती हूँ ना कि इन तीनों को एक सिंगल वैल्यू मिल जाए। तो जब हम वैल्यूज़ को एक ऑब्जर्वेशन को एक सिंगल वैल्यू देना चाहते हैं ना बराबर बराबर, तो हम वहाँ पर मीन या फिर एवरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन या फिर एवरेज। अब ये निकाला कैसे जाता है मीन या फिर एवरेज। देखो जितनी भी वैल्यूज़ है जिनका मीन या फिर एवरेज करना है, उनका क्या करोगे आप, सम करोगे। तो देखो कितने लीटर मिल्क है आपके पास, 20 + 60, 20 + 60 + 10, 90 लीटर है ना ये मिल्क। इस 90 लीटर मिल्क को कितने कंटेनर में बराबर बराबर डालना चाहते हो, 1 2 3, 3 में डालना चाहते हो ना। तो इस 90 लीटर को आप 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 0 ज़ा 0, यानी हर कंटेनर में अब कितना जाएगा, 30 लीटर 30 लीटर और 30 लीटर। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू मिल गई ना हर किसी को। तो यही कॉन्सेप्ट होता है मीन या फिर एवरेज का। ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको बोल दूँ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का क्या करो आप, मीन या फिर कह सकते हो कि मैं एवरेज निकालो। ठीक है। अब फर्स्ट 5 होल नंबर्स होते कौन से हैं, पहले 5 होल नंबर्स। तो पहला कौन सा होता है, 0, दूसरा 1 2 3 4। ये पहले 5 होल नंबर तो यही है ना। देखो 1 2 3 4 5, इनका क्या निकालना है, मीन या फिर एवरेज। तो जिनका भी आपको मीन या फिर एवरेज निकालना है उनका पहले सम कर लो। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इन पांचों का निकालना था ना। इन पांचों को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। यही तो मीन या फिर एवरेज होता है, एक सिंगल वैल्यू ढूंढनी है इनकी। तो देखो हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ का सम कर दिया हमने। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 0 10। अब इन पांचों में हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए ना, कितनों में चाहिए, पांचों में चाहिए। तो कितनी वैल्यूज़ में, 1 2 3 4 5, इनके सम को हम 5 में रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो देखो 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। कितने में डिवाइड करना है इस सम को, इस इनके टोटल को कितने में डिवाइड करना है, 5 बराबर बराबर हिस्सों में। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2/1 यानी कि 2। तो इसको 2 रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी 2 रिप्रेजेंट, इससे भी
इससे भी और इससे भी, इनका एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो गया। अभी भी देख लो, इनका सम भी 10 ही बन रहा था, इनका सम भी क्या बन रहा है, 10 ही बन रहा है। बस हमने क्या कर दिया, वैल्यूज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन्हें बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। यही होता है मीन या फिर एवरेज। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन जिनका मीन या फिर एवरेज निकाला उनका सम करेंगे, और बाय में क्या रखेंगे, जितनी वैल्यूज़ का आपने सम किया 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मीन या फिर एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि सम किया कितने का आपने, वो क्या रखोगे आप, नीचे रखोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेंज के बारे में, कि आपको कोई डेटा गिवन होगा, उसकी रेंज निकालनी होगी। जैसे कि देखो, मैं आपको कह दूं कि ये कोई डेटा है, सॉरी ये 1 है, 6 5 9 3 8, इसका मीन निकालो। पहले तो एक बार मीन ही बता देती हूँ, फिर रेंज बताती हूँ। मीन निकालो। मीन कैसे निकालोगे, सभी को प्लस करोगे आप। ठीक है, सभी को प्लस करोगे। 2 + 4 6, 6 + 1 8, 8 + 6 14, 14 + 5 कितना हो जाएगा 19, 19 + 9 28, 28 + 3 31, 31 + 8 39। अब इस सम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ना, कितनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका पॉइंट्स में जितना भी आएगा ना, वो सभी का क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशन का क्या हो जाएगा, मीन, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव, एक वैल्यू ढूंढ लिया आपने। ठीक है, तो वो तो हो गया मीन। अब रेंज कैसे निकालते हैं, देखो रेंज का फॉर्मूला सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना होता, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है इन सभी में से, 9 है ना, और लोवेस्ट वैल्यू इनमें क्या क्या दिखाई दे रही है आपको, 1। इनका डिफरेंस ही क्या होता है, रेंज होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट। तो 9 - 1 रेंज क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी इसकी। तो रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या फिर हाईएस्ट वैल्यू बोल देते हैं। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मोड कैसे निकालते हैं, देखो कोई भी आपको डेटा गिवन हो, उसमें से जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी ना, वही मोड होगा। ठीक है, अब जैसे कि देखो ये डेटा है, अब ये डेटा है, इसका मीन निकालना हो तो क्या करोगे, सभी का सम करोगे और उस सम को कितनों में रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो मीन आ जाएगा। रेंज कैसे निकालोगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट इसमें क्या है 9, लोवेस्ट क्या है 1, इसकी रेंज 8 आ गई। मोड कैसे निकालोगे, मोड का मतलब होता है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रही हो। इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट कर रहे, देखो 1 तो 2 बार है ना, 9 इसमें 2 बार है, 3 इसमें 3 बार है, 8 इसमें 1 बार है, 2 इसमें 1 बार, 4 भी 1 ही बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, देखो ये 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपका मोड क्या हो जाएगा, इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मोड क्या होता है, द मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाला जो ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो मीडियन कैसे निकाला जाता है किसी भी डेटा का। तो देखो पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लो। इट इज़ द मिडल ऑब्जर्वेशन व्हेन द डेटा इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने क्या करना है, डेटा ना आपको इस कोई छोटी वैल्यू पहले दे देगा, कोई बड़ी बाद में, इस तरह से रैंडम वे में दे देगा। जैसे देखो मैंने कोई ऑर्डर में तो अरेंज नहीं किया ना, कोई छोटी वैल्यू पहले पड़ी है, कोई बाद में पड़ी है, इस तरह से रैंडम वे में है ये। तो आपको इस तरह से डेटा दिया जाएगा, आपको ना एक ऑर्डर में कर लेना है, उसे मीडियन निकालने के लिए एक ऑर्डर में रख लेना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, आपकी मर्जी है। ठीक है,
और बिल्कुल बीच में जो वैल्यू आएगी ना वो आपका मीडियन हो जाएगा। मतलब इट इज़ अ मिडल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होती है व्हेन द डेटा इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं ना तो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, सपोज करो ये डेटा आपको गिवन है, अब ये किसी ऑर्डर में तो है नहीं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में है क्या, नहीं है ना। तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, असेंडिंग में भी कर सकते हो डिसेंडिंग में, हम असेंडिंग में कर रहे हैं, उस ऑर्डर में अरेंज करना है आपने, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। असेंडिंग में क्या करना होता है, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा क्या है 0, फिर उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा तो हमें 5 दिखाई दे रहा है, फिर 6 और फिर 8, फिर 9 और फिर 10 और फिर 11। अब मीडियन क्या होता है, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू, बिल्कुल बीच में इसके क्या है, देखो 3 इधर से छोड़ दो, 3 ही इधर से छोड़ दो, बिल्कुल बीच में क्या आ गया 8, तो 8 आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, 8 आपका क्या है, मीडियन। अगर मैं आपसे इसका मोड पूछ लेती, अब मोड तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रही हो वैल्यू, इसमें तो सारी वैल्यूज़ ही एक एक बार ही हैं, है ना। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि इसका मोड 0 है। इस तरह से जब वैल्यू हो ना कि सभी वैल्यू एक एक बार ही हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें मोड, तो हम क्या कह देते हैं कि मोड हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब देखो ये तो थी ओड नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 थी जिसके कारण हमें बीच में मिल गया। अब अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, जैसे कि देखो कोई डेटा इस तरह से है, मैं असेंडिंग में ही आपको अरेंज करके दे देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज है ना, जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं करोगे ना तो मीडियन गलत हो जाएगा। तो पहले देखो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में है या नहीं है। अब असेंडिंग में तो मैंने आपको लिख के दे दिया, अब इसका मीडियन चाहिए, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन क्या होता है, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होती है। इसमें बीच वाली वैल्यू कैसे निकालें, देखो अगर मैं यहाँ से 4 छोड़ दूँ, यहाँ से 4 छोड़ दूँ, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो जब ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी तो बीच में एक आपको दिख जाएगी वैल्यू, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी तो बीच में आपको नहीं दिखेंगी। तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप वैल्यूज़ को छोड़ो कि आपको बिल्कुल बीच में 2 वैल्यूज़ जो बचती हैं ना वो ले लो आप। तो मैंने क्या किया, इधर से 3 छोड़ दी, इधर से 3 छोड़ दी, इन दोनों को उठा लिया, ये दोनों बीच में बच रही हैं क्योंकि एक वैल्यू तो मुझे मिल नहीं रही, तो मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, बिल्कुल बीच में बैठी हैं ये। इनका आप क्या निकाल दोगे, मीन निकाल दोगे या फिर एवरेज जिसे बोलते हैं। एक ही चिड़िया का नाम है, मीन या फिर एवरेज। अब इनका मीन या फिर एवरेज कैसे निकालते हैं, 5 और 6 का कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों का सम करो, 5 + 6। अभी कितनी वैल्यू का मीन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितनों का मीन निकालना, हमने तो 2 का ही निकालना है ना। तो 5 + 6 यानी 11 को रीडिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, इन दोनों में करना है, मतलब 2 में करना है। तो 11/2 यानी 5.5। तो मतलब इस पूरे डेटा का मीडियन क्या आ गया हमारा, 5.5 आ गया। ठीक है, तो ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो बीच वाली वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो बीच वाली 2 वैल्यू पकड़ लो और उनका क्या निकाल दो, मीन या फिर एवरेज निकाल दो ना, वही मीडियन हो जाता है। अब इसका मीडियन क्या हो गया, 5.5 हो गया।